अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर वाफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 15 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में हम आज के टॉपिक में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस किस साइंसदान ने किस तरह से पेश की। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में ये देखा कि अगर किसी कंडक्टर से करंट गुजर रहा है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? इसका ऑपोजिट ये हो सकता है कि अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या उस जगह पे करंट पैदा हो सकता है? ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये माइकल फैराडे और क्रिश्चियन हांस ओरस्टेड ने सोची और इन्होंने देखा कि ये चीज़ पॉसिबल है, मुमकिन है। ये सारी चीज़ें किस तरह से होंगी, इनके मुशाहिदात क्या क्या थे, ये सीखेंगे हम आज के लेक्चर में। तो ये चीज़ें समझने के लिए, सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि हम आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन आखिर है क्या? ज़रा इसको सीखने के लिए हम एक स्टेप पीछे की जानिब आएंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि अगर कोई करंट बरदार कंडक्टर हो तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। आप पिक्चर पे भी देख सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि अगर करंट बरदार कॉइल हो तो उसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर करंट बरदार कंडक्टर सीधी पोजीशन में है तो उसके गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड दायरों की शक्ल में पैदा होती हैं, और अगर ये कॉइल की सूरत में है कि अगर मैं उस स्ट्रेट कंडक्टर को बल दे के उसे सोलिनॉइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो अब उससे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स जाहिर करती हैं जो कि मुस्तकिल मैग्नेट शो करता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड में फ़र्क है, लेकिन दोनों में कॉन्सेप्ट एक ही है। क्या? कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजर रहा होगा तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। अब दो साइंसदान, जिनमें से एक थे क्रिश्चियन हांस ओरस्टेड और दूसरे थे माइकल फैराडे, इन्होंने ये सोचा कि क्या इससे ऑपोजिट भी हो सकता है कि पहले अगर उन्होंने देखा कि अगर कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती हैं। इन्होंने सोचा इससे उलट भी हो सकता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो। क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा? तो जरा इमेजिन करें कि आपके घरों में जो बिजली आ रही है, जिसकी मदद से आप पंखा चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, किस प्रिंसिपल के तहत आ रही है, किस वजह से आ रही है? माइकल फैराडे ने इसको बयान करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी सादा सी तजर्बा किया, सादा सी एक्टिविटी की। और एक्टिविटी ये थी स्टूडेंट्स कि उन्होंने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट आप देख सकते हैं, और मैग्नेट के साथ साथ उन्होंने एक तार भी ली, एक कॉइल भी लिया और उस कॉइल को कनेक्ट कर दिया एक गलवानोमीटर से। गलवानोमीटर इस वजह से कनेक्ट किया कि गलवानोमीटर इस्तेमाल किया जाता है कि पता चलाया जा सके कि इस जगह पे करंट मौजूद है या नहीं। तो जब उन्होंने उस तार को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, यानी कि उस तार को मैग्नेटिक फील्ड में साकन रखा, तो उन्होंने देखा कि गलवानोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, यानी कि गलवानोमीटर की सुई अपनी ही जगह पे उसी हालत में मौजूद है। अगर तो ऐसा है तो इसका मतलब है कि उस तार में कोई करंट पैदा नहीं हो रहा। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब उन्हें मजीद क्यूरियोसिटी हुई कि चलें, अगर साकिन हालत में करंट पैदा नहीं हो रहा तो चलें इस तार को मूव करवा के देखते हैं कि क्या करंट पैदा हुआ या नहीं। तो उन्होंने
करंट को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करवाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ एंटर हो रही है, और यानी कि बिल्कुल नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है। अब इन्होंने तार को जो मूव करवाया बिल्कुल उसके पैरेलल, यानी कि जैसा जहां पे नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन है बिल्कुल उसी के अलोंग मूव करवा के देखा, तो दोबारा से उन्हें हैरानगी हुई कि अब की बार भी गलवानोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट नहीं हुई, यानी कि उस तार के अंदर दोबारा से करंट पैदा नहीं हुआ। और दोबारा से उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि अगर मैं तार को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करवाऊंगा तो कोई भी करंट पैदा नहीं होगा। तजस्सुस अभी भी बाकी था। उन्होंने अब की बार दोबारा तार को मूव करवा के देखा, लेकिन अब की बार तार की मूवमेंट, तार की हरकत उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अमूदन थी, परपेंडिकुलर थी। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह आपको आते दिखाई दे रही हैं तो अब उन्होंने तार को ऊपर और नीचे की जानिब मूव करवाना शुरू कर दिया। अब ये वाले जो रिजल्ट्स थे ये बड़े हैरानकुन थे। जैसे ही उन्होंने तार को ऊपर की जानिब मूव करवाया तो उन्होंने देखा कि गलवानोमीटर की सुई वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दी। ये उनके लिए एक बहुत ही हैरानकुन और नया मुशाहदा था। ये मुशाहिदा उन्होंने किया कि जब मैं तार को मैग्नेटिक फील्ड के अमूदन मूव करवाऊंगा तो उससे तार के अंदर एक करंट पैदा होगा, जो कि साबित हुआ गलवेनोमीटर की सुई की डिफ्लेक्शन की वजह से। अब यह तो हुआ कि जब तार को उन्होंने ऊपर की जानिब मूव करवाया। अब जब तार को नीचे की जानिब लेके आए तो दोबारा से गलवेनोमीटर की जो सुई है उसने दोबारा से डिफ्लेक्शन जाहिर की, लेकिन अब की बार डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब यह है कि अब की बार जो करंट पैदा हुआ उसकी सिमत मुख्तलिफ थी, उसके बिल्कुल मुखालिफ थी। तो इससे माइकल फैराडे ने एक रिजल्ट निकाल लिया। वो रिजल्ट ये निकाला कि जब जब तार को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अमूदन मूव करवाया जाएगा, अमूदन उसे हरकत दी जाएगी, तो उससे तार के अंदर करंट पैदा होगा। यह बात तो यहां तक ठीक हो गई कि जब तार को मूव करवाया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उससे करंट पैदा होगा। यह बात किसने ऑब्जर्व की जी? ये माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व की। लेकिन क्रिश्चियन हांस और स्ट्रीट का काम अभी भी बाकी है। उन्होंने भी जो मुशाहदा किया, जो तजर्बात किए, माइकल फैराडे के जो मुशाहदात हैं उनसे मुशाबहत रखते हैं। उन्होंने भी मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करवाया। उन्होंने ये बात की कि जब किसी भी तार के अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तब्दील कर दिया जाए तो उससे करंट पैदा होता है। यहां पे मैंने जोर दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तब्दील कर दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले कुछ गुजर रही थी, अब कुछ और गुजरेंगी, तब जाके उस तार के अंदर करंट पैदा होगा। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा एक और तजर्बे की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि फर्ज करें ये मेरे पास एक लूप पड़ा हुआ है और इस लूप के सामने मेरे पास कोई मुस्तकिल मैग्नेट है जिसका एक पोल नॉर्थ है और दूसरा पोल साउथ है। अब आप जानते हैं कि इस मुस्तकिल मैग्नेट से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? ये नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की जानिब दाखिल होंगी। अभी दाखिल होने वाला रास्ता नहीं बता रहा, सिर्फ निकलने वाला रास्ता बता रहा हूं ताकि चीज़ें आपको आसानी के साथ समझ आती चली जाएं। देखिए, नॉर्थ से निकल रही हैं और सामने पड़ा हुआ है एक कोई एरिया या किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का हो सकता है। अब अगर ये इसी जगह पे पड़ा रहेगा तो उन्होंने देखा कि इस सूरत हाल में कोई भी करंट पैदा नहीं हो रहा, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जैसे ही इस एरिया से उस मुस्तकिल मैग्नेट को पीछे की जानिब खींचना शुरू किया, तो पहले अगर फर्ज करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरने की तादाद अगर 5 थी, तो आप जैसे जैसे पीछे लेते चले जाएंगे तो 5 से 4, फिर 3, और फर्ज करें अब गुजरने वाली तादाद 2 हो गई। मैंने जोर दिया था तब्दील होने पे, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद थी 5, अब गुजर रही हैं 2। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो गुजर रही हैं इसमें तब्दीली रूनुमा हुई। तब्दीली रूनुमा होगी तो ये बात इस बात का इंडिकेशन होगा, इस बात को साबित करेगी कि यहाँ पे एक करंट पैदा हो रहा है। और किसकी वजह से पैदा हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली की वजह से। दोबारा से मैं इस मुस्तकिल मैग्नेट को उस एरिया के पास लेके आऊंगा।
पहले अब उससे गुजरने वाली तादाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 2 है। जैसे जैसे मैं पास लेके आता चला जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद भी 3 से 4 और फिर फाइनली 5 हो जाएगी। यानी पहले अब की बार 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी, अब 5 फील्ड लाइंस गुजरना शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में दोबारा से तब्दीली आई। तब्दीली के आने से ये बात साबित हो गई कि दोबारा से इस एरिया के अंदर करंट पैदा होगा। तो अब जो हमने एरिया रखा हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड के अमूदन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एक शर्त है कि जब एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ा होगा, अमूदन पड़ा होगा, तो तब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से गुजरेंगी, उसके अंदर से पास थ्रू करेंगी। और अगर ये एरिया मैं लिटा दूं, अगर एरिया में इस तरह, और अगर ये एरिया मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल रख दूं, पैरेलल रखने का मतलब ये है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से दाखिल हो रही हैं, मैंने एरिया रखा हुआ है इस तरह से, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस तरह से दाखिल होंगी और एरिया भी इस तरह से पड़ा हुआ है, यानी कि इनके दरमियान बनने वाला एंगल 0 दर्जे का है, 0 डिग्री का है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ उस एरिया से ऊपर से गुजर रही हैं, कुछ उस एरिया के नीचे से गुजर रही हैं। उस एरिया के अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजर रही, और अगर किसी एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर ही नहीं रही, पहले भी कोई लाइन नहीं गुजर रही, बाद में भी कोई लाइन नहीं गुजर रही, तो इसका मतलब है तब्दीली तो ना आई। तब्दीली आने का मतलब क्या होता कि पहले अगर कोई लाइन नहीं गुजर रही, अब चलें 1, 2 या 3 लाइनें गुजर जाएं, लेकिन जब पहले भी कोई लाइन नहीं गुजर रही, अब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजर रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तब्दीली नहीं आ रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। तो इसका मतलब है कि करंट यहाँ पे इंड्यूस, करंट यहाँ पे पैदा नहीं होगा। अब दोबारा से हम इसको मूव करवा के देखते हैं। अब जैसे ही मैं इस मुस्तकिल मैग्नेट को थोड़ा सा दूर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले 0 गुजर रही थी, अब जैसे मैं पीछे लेके गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मजीद कम होना शुरू हो गई। कम होने का मतलब ये है कि अब जो ऊपर और नीचे से गुजर रही थी वो अब ऊपर और नीचे से भी नहीं गुजर रही, वो बहुत दूर चली गई। पहले भी कोई लाइन नहीं गुजर रही, अब भी कोई लाइन नहीं गुजर रही, तब्दीली अब भी कोई नहीं आई, जिसका मतलब ये है कि अब भी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। और अब अगर दोबारा से मैं ये मुस्तकिल मैग्नेट उसके करीब लेके आऊं तो अब भी दोबारा से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऊपर से पास कर जाएंगी, कुछ नीचे से पास कर जाएंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोबारा से तब्दीली कोई नहीं आई। तब्दीली ना आने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तब्दील नहीं हुई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तब्दील नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई, और ईएमएफ इंड्यूस ना होने का मतलब ये है कि करंट इंड्यूस नहीं हुआ। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें अब तक हमने डिस्कस की हैं वो पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने लिख देता हूं कि माइकल फैराडे ने ये बात देखी कि जब तार को, या कॉइल भी कह सकते हैं आप इसे, जब कॉइल को या तार को मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं बी लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, के अमूदन मोशन दी जाए तो उस तार या कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। और वो बात जो कि हांस और रस्टेड ने की, उन्होंने ये बात की कि जब किसी तार में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली आएगी तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। तो चलें ये भी लिख लेते हैं कि जब किसी एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली रूनुमा हो तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। इस करंट को आप ईएमएफ भी कह सकते हैं। ईएमएफ क्या होती है ये आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो कि आप चैप्टर नंबर 14 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ के आए हैं। तो चलें, हमने ये दोनों चीजें आपके सामने पॉइंट की सूरत में लिख ली हैं। अब मजीद एक और एक्टिविटी करते हैं।
हमने कहा है कि जब किसी एरिया में से लाइंस की तादाद में तब्दीली होगी तो उससे इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट पैदा होगा। अब फर्ज करें मेरे पास एक ऐसी तार है, एक ऐसा एरिया है कि जिसका सिर्फ एक ही चक्कर है, एक ही लूप है उसका, या कह लें कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद एक ही है, जो कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे इब्तदाई तौर पे मैंने मैग्नेट उसके बिल्कुल पास रखा हुआ है। जब मैग्नेट बिल्कुल पास रखा हुआ है तो फर्ज करें अब नंबर ऑफ लाइंस जो कि गुजर रही हैं उसमें से वो है 5। जब इसी हालत में पड़ा रहेगा कि मैग्नेट को मैं मूव भी नहीं करवा रहा, मैग्नेट मूव नहीं करवाऊंगा, तो पहले 5 लाइनें गुजर रही हैं, तो इसका मतलब है बाद में भी 5 लाइनें गुजरेंगी जब तक मैं उसे मूव नहीं करवाऊंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले भी 5 लाइन, अब भी 5 लाइन, तब्दीली कोई नहीं आई, जिससे इस बात साबित हो जाएगी कि यहाँ पे कोई करंट पैदा नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कि करंट को के तार को हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है। किस तरह से पता चलेगा कि इसके अंदर करंट आया या नहीं आया, ये बात साबित करेगी आपके गैल्वेनोमीटर की सुई की डिफ्लेक्शन। अगर तो डिफ्लेक्शन हो रही है तो करंट इंड्यूस हो रहा है, और अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि करंट भी इंड्यूस नहीं हो रहा। अब जैसे ही मैं इस मैग्नेट को इस एक लूप वाले एरिया से दूर लेके जाता हूं, तो पहले जब 5 लाइनें गुजर रही थी उस 5 लाइनों में कमी होती होती फर्ज करें कि अब 2 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। अब जैसे ही ये 2 लाइनें गुजर रही हैं उसमें से, इसका मतलब है कि अब तब्दीली रूनुमा हुई यहाँ पे, कि पहले 5 लाइनें गुजर रही थी, अब गुजरने वाली लाइनों की तादाद 2 है, तो जिसका मतलब है कि तब्दीली हुई। तब्दीली का मतलब है कि इंड्यूस ईएमएफ होगी, और इंड्यूस ईएमएफ का मतलब है कि यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। अब दोबारा से मैं इस मुस्तकिल मैग्नेट को इस लूप के बिल्कुल पास लेके आता हूँ। पहले गुजरने वाली तादाद 2 है, अब जैसे इसके पास लेके आऊँगा तो अब गुजरने वाली तादाद बढ़ के फर्ज करें 5 दोबारा से हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दोबारा से करंट इंड्यूस हो गया। ये बात साबित करेगी गैल्वेनोमीटर की सुई की डिफ्लेक्शन, लेकिन अब की बार सुई की डिफ्लेक्शन मुखालिफ सिमत में होगी। अच्छा, ये बात तो हो गई एक कॉइल के लिए कि जिसमें एक लूप है। अगर एक कॉइल के अंदर लूप्स की तादाद बढ़ाते बढ़ाते फर्ज करें मैंने 6 कर दी, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि इसमें जो करंट इंड्यूस होगा क्या ये ज़्यादा होगा या कम होगा? क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखें, अगर एक लूप था तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक लूप के साथ असर करेगी, एक लूप में चेंज होगी, जिसकी वजह से करंट पैदा हो रहा है। और अगर ज़्यादा लूप हो जाए, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि 6 लूप हो गए, तो पहला लूप उसमें भी तब्दीली आएगी, दूसरे लूप में भी तब्दीली आएगी, तीसरे में भी तब्दीली आएगी, चौथे में भी, और 5वें में भी, और इसी तरह 6ठे में भी। यानी कि हर लूप में अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तब्दीली आएगी, जिसकी वजह से हर लूप एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और जब उनका मजमुई इफेक्ट देखूंगा, मजमुई असर देखूंगा, तो वो असर एक लूप वाली तार से ज्यादा होगा, एक लूप वाले कॉइल से ज्यादा होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी कॉइल में आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ानी है तो आप उन कॉइल में चक्रों की तादाद बढ़ा दें। तो चलें यहां पे ये पॉइंट लिख लेते हैं हम कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के अवामिल, के इंड्यूस्ड ईएमएफ किन किन अवामिल पर मुनहसिर है। एक बात हम देख चुके हैं कि अगर कॉइल में चक्रों की तादाद को बढ़ाते चले जाएं तो उससे ईएमएफ बढ़ जाएगी। ईएमएफ के बढ़ने का मतलब यह है कि ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, और अगर वो चक्रों की तादाद कम कर दी जाए तो इसका मतलब ये है कि अब ईएमएफ कम हो जाएगी, और ईएमएफ कम होने का मतलब ये है कि करंट में तब्दीली होगी, कि करंट में कमी वाक़या होगी। तो एक बात तो हमने तय कर ली कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कॉइल में चक्रों की तादाद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चलें, अगर आपने ये भी लिखना है तो आप ये भी इसे मैथ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो ईएमएफ है या जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, यानी कि जितने ज्यादा टर्न्स उतनी ज्यादा ईएमएफ और उतना ज्यादा करंट, और जितने कम टर्न्स उतने कम ईएमएफ और उतना कम करंट। एक बात तय हो गई। दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है, जरा सोचें। हमने चूंकि तब्दीली रूनुमा अब चूंकि हमने तब्दीली वाक़या करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन में,
अगर मैं ये तब्दीली ज़्यादा जल्दी से करूँगा तो इसका मतलब है ज़्यादा करंट पैदा होगा, और अगर ये मैं तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहा हूँ तो पैदा होने वाला करंट भी आहिस्ता आहिस्ता पैदा होगा। तो स्टूडेंट्स, इससे हम ये बात कह सकते हैं कि अगर मैं ये मैग्नेट जो मैंने मूव करवा रहा हूँ, अगर मैं इसे बहुत ही कम स्पीड के साथ मूव करवा रहा हूँ, फ़र्ज़ करें ऐसे, तो अब चूँकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो तब्दीली आ रही है ये भी आहिस्ता आएगी। ये भी आहिस्ता से आने का मतलब ये है कि करंट भी आहिस्ता आहिस्ता उस सर्किट में पैदा होगा, और आहिस्ता से करंट पैदा होने का मतलब ये है कि आहिस्ता से ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर ये बात समझ आ गई है, और तो चलें हम दूसरा केस देखते हैं कि जब मैं मैग्नेट को बड़ी तेज़ी से मूव करवाऊंगा, तेज़ी से मूव करवाने से क्या होगा कि अब की बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो तब्दीली आई है वो ज़रा जल्दी आ गई है। जल्दी आने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो करंट है वो ज़्यादा जल्दी इंड्यूस होगा, ज़्यादा तेज़ी से इंड्यूस होगा, यानी कि जितनी तेज़ी से मैं ये मैग्नेट मूव करवाता चला जाऊंगा उतनी जल्दी, उतना ज़्यादा उस सर्किट के अंदर, उस कॉइल के अंदर करंट पैदा होगा। तो चलें हमने दूसरा पॉइंट भी देख लिया। दूसरा पॉइंट क्या है जी, कि कॉइल और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन की स्पीड, अगर ये मोशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, और अगर कम होगी तो इससे ईएमएफ कम पैदा होगी। अब अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं तो अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ कर सकें। अगर आपने नाम से काम निकालना है तो दोबारा से इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट, और इंडक्शन का मतलब पैदा करना। तो इसका मतलब यह है कि चार्ज यहाँ पे आपने लेना है ऐसा चार्ज जो कि मूव कर रहा हो, यानी कि करंट, चार्ज की मोशन को आप करंट कहते हैं ना, तो करंट के मैग्नेटिक असरात इंडक्शन पैदा करना, यानी कि मैग्नेटिक असरात की वजह से यहाँ पे करंट पैदा होगा। तो चलें, अगर आपको ये नाम से मतलब समझ में आ गया है तो चलें इस सब को एक नसर की फॉर्म में लिख देते हैं, इबारत की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि ऐसा मजहर जिसमें सर्किट से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को तब्दील करके इंड्यूस्ड करंट पैदा किया जाए, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तो ये जी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ भी कर दी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस की तादाद में मैं तब्दीली रूनुमा करूं, तब्दीली लेके आऊं, तो उससे उस सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाए, तो उस अमल को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहूँगा। अब ये सारी बात फैराडे ने अपने कानून में भी कही, और उस कानून को हम नाम देते हैं फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन का कानून। तो चलें हम फैराडे का कानून भी लिख लेते हैं कि अक्सर ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि स्टेट फैराडेज लॉ, यानी कि फैराडे के कानून की इबारत लिखें। तो इस इबारत को आप किस तरह से लिखेंगे, चलें वो भी देख लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ की मिकदार मैग्नेटिक लाइंस ऑफ
फोर्स की तब्दीली की शरह के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको हम फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कानून कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर में दी गई जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो अच्छे से समझ आ गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, हांस और अस्टेड का इसके बारे में क्या ख्याल था, फैराडे ने इसको किस तरह से अपने तजर्बात से साबित किया, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ आप किस तरह से करेंगे, फैराडे का कानून आप किस तरह से लिखेंगे, ये सारी की सारी बातें उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आप सीख चुके हैं कि किस तरह से माइकल फैराडे और क्रिश्चियन हांस और अस्टेड ने अपने अपने तजर्बात और मुशाहिदात से ये बात साबित कर दी कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली की वजह से किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाता है या ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। कहा जाता है कि माइकल फैराडे से पहले और अस्टेड ने ये सारे तजर्बात और ये सारे मुशाहिदात कर लिए थे, लेकिन चूँकि माइकल फैराडे ने इसे पहले शाया करवा लिया और इस वजह से माइकल फैराडे को ज़्यादा शोहरत मिल गई। माइकल फैराडे, अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज़ के अंदर कि माइकल फैराडे का ताल्लुक़ किस मुल्क से है, तो याद रखिएगा कि माइकल फैराडे का ताल्लुक़ इंग्लैंड से है और माइकल फैराडे ने बिल्कुल रस्मी तालीम हासिल की थी, यानी कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके तजर्बात और उसके मुशाहिदात की निस्बत से उसको हमेशा एक अजीम साइंसदान तस्वुर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में जितनी भी डिस्कशन हुई वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होगी। आइंदा आने वाले लेक्चर में मज़ीद आने वाले टॉपिक्स देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।